शाजिया इल्मी, वैसे तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, आपका अंदाजा क्या है, कुछ बताइए। हो सकता है आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अब से आधे घंटे में क्या बोलेंगे? देखिए, आधे घंटे में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, बिल्कुल आधे घंटे बाद ही हम लोग को पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है सीएए की, मैंने बहुत ही गौर से सुनी बात, हमारे जो टीएमसी के नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे आकर। देखिए, सीएए और एनआरसी में बहुत फर्क है, और मुझे लगता है कई बार लोगों को भड़काया गया है, वर्गलाया गया है और बहकाया गया है। मैं आपको साफ तौर से कहना चाहती हूँ वही बात जो गृह मंत्री ने आज फिर से कही है और कई बार कही है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम जो प्रवासी हैं, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर जो प्रताड़ना के शिकार रहे हैं, उनके लिए रास्ते को फास्ट ट्रैक करना है, जो 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं। इसका लेना देना किसी भी भारतीय नागरिक, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना पारसी से लेना देना है। इन दोनों बात को अलग अलग किया जाना चाहिए। एनआरसी अलग है, वो एक राज्य में हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच में हुआ और सबने उसको देखा है। तो उसको जोड़ना और लोगों को भड़काना, लोगों को बहकाना और उनको डराना, ठीक है, और एक तरह से खौफ में रखना सबसे बड़ी जो है डिससर्विस है। लेकिन तो शाजिया, चुनाव का समय है और आपने कहा, ठीक कहा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एनआरसी के नाम पर भड़काने की कोशिशें होंगी, चुनाव का समय है तो। और इसीलिए कल उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी तो ममता बनर्जी ने एनआरसी का भी जिक्र कर दिया कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, जबकि एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी, बिल्कुल एक पत्रकार के तौर पर आप गेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी अब से आधे घंटे में क्या बोलेंगे? नहीं, जरा ये ज्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आए तो हम लोग उसका आकलन नहीं कर सके कि क्या बोलने वाले हैं। और नोटबंदी का तो किसी को पता ही नहीं था, और नोटबंदी हो गया तो अनेक टीवी चैनलों को हुआ कि ये तो कोई सीरियस बात नहीं है, और बाद में पता चला कि उससे देश में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री, लेकिन उनके टेलीविजन पर आने का मतलब ये हुआ, देश के सामने आने का मतलब ये हुआ कि कोई देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो अपनी बात देश के सामने रखना चाहते हैं या कोई बड़ा फैसला लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि कोई स्पष्टीकरण बहुत देने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक संशोधन कानून, जैसा तौसीफ अहमद खान कह रहे थे, 19 जुलाई 2016 को पेश हुआ था। बाद में वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद वो संसद में लाया गया है, उसके बाद वो पारित हुआ है, दोनों सदन में उस पर बहस हुई है। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि दोबारा बहस होकर पारित हुआ है, दोनों सदनों ने बहुमत से उसे पारित किया है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया हुआ है। तो इसीलिए अब उस पर क्या बहस हो सकती है देश में? देखिए, मूल बात यह है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो झूठा सेकुलरिज्म है, और इस देश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को जो झूठ बोल के भड़का करके जो अपनी राजनीति करते थे, जो मुसलमानों के बीच भी कुछ ऐसे नेता थे फंडामेंटलिस्ट, जो कि उनको अपने गफलत में रख के अपनी पॉलिटिक्स करते थे, उनके लिए अवसर था भड़ाने का। नहीं, तो ये जो बातें आप अवधेश जी कह रहे हैं कि गफलत में रखकर पॉलिटिक्स करते थे, तो चूंकि देखिए कल जैसे ममता बनर्जी ने एनआरसी को लेकर बोला, चूंकि चर्चाएं हैं कि सीए आने वाला है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी आपके हिसाब से देश को यह बताएंगे कि भाई ऐसे भड़काने में, बरगलाने में आप लोग ना आए, एनआरसी, सीए अलग अलग चीजें जिस तरीके से शाजिया बोल रही थी, क्या वो इसको स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर कोई बिल्कुल लीक से अलग हटकर चर्चा, या फिर कोई बड़ा फैसला? नहीं, देश के नेता होने के नाते अगर वो सीएए पर लागू करने जा रहे हैं तो एक बार विश्वास में लेना आवश्यक है कि हम ये क्यों ले रहे हैं। अब उदाहरण के देखिए ना, कहा जा रहा है कि अगर ये लागू हो गया तो असम के लोगों की जो 71 के बाद है नागरिकता छीन जाएगी। भैया, ये तो केवल देने के लिए है ना, इसमें किसकी नागरिकता जाएगी? क्योंकि असम में 1971 लागू है, तो ये हो रहा है कि भैया उसके 71, तो ये तो अजीब अजीब बात हो रही है। 31 दिसंबर 2004, अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं। मोदी सरकार ने आने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर आधार कार्ड बनवाने, पैन कार्ड बनवाने, बैंक अकाउंट खोलने, यहां तक कि एक जगह से दूसरे जगह जाने आने की अनुमति दे दी, अपना व्यवसाय करने की अनुमति दी है। तो यह क्रमबद्ध हुआ है। 50-50 साल से लोग रह रहे हैं भाई, उनको अभी तक नागरिकता नहीं है। अभी 3 लोग बीएसएफ में थे, किसी ने मुकदमा कर दिया
कि इनकी नागरिकता नहीं, उनके बीएसएफ से नौकरी चली गई, 40 साल से उसका परिवार भारत में रह रहा है, तो क्या मरने देंगे उसको? ये सब जो आवाज उठा रहे हैं ये लोग बनते हैं कि हम जो है दुनिया में पीड़ितों और शोषित के लिए खड़ा होंगे। ठीक है, और पीड़ितों और लोकेश भाई, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सीए को लेकर बातें चल रही हैं, कुछ नया फैसला आ सकता है, आपकी प्रतिक्रिया? खैर, हमने तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जवाब मांगा, वो तो कुछ दिया नहीं। खैर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी शाजिया जी बात कर रही थी एनआरसी की, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि 31 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एनआरसी फॉर आसाम पब्लिश की गई थी, जिसके तहत यह फाइंड आउट किया गया था कि 3,40,00,000 लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, उनमें से 19 लाख इनएलिजिबल हो रहे हैं अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाता है। क्योंकि असम अकॉर्ड के तहत 1985 24 मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति इलीगली आसाम में जा रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाने वाली थी। और दूसरी बात, अवधेश कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि बीएसएफ में लोग थे जिनको सिटीजनशिप नहीं है, तो मैं अवधेश कुमार जी को बता दूं कि सेक्शन 61 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रावधान है नेचुरलाइजेशन का। अब मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसे क्या कारण थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 9 एक्सटेंशन लग गए पार्लियामेंट्री कमेटी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स नोट डाउन करने में। अवधेश जी बताइए, राजनीतिकरण कौन कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है? अगर वास्तविकता में केंद्र सरकार इस सिटीजनशिप एक्ट को लेकर गंभीर होती तो उसी समय ये रूल्स नोट डाउन किए जा सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि केवल चुनाव से 1 महीना पहले सरकार ये मुद्दा लेकर आती है, इसका राजनीतिकरण करती है। नहीं, राजनीतिकरण कैसे है लोकेश भाई? अगर ये कानून देश की संसद से पास हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो पॉलिटिसाइजेशन कैसे है? जी राकेश जी, 9 बार पार्लियामेंट्री कमेटी से एक्सटेंशन मिनिस्ट्री का, और मैं एक और क्या बात कारण कहना है? चाहूंगी, क्या कारण है कि केवल जो नहीं, आप पहले बताइए क्या कारण है, वो शाजिया जवाब देंगी। क्या कारण है वो शाजिया जवाब देंगी। मुझे बता दीजिए राजनीतिकरण कैसे है जब देश की संसद ने इस कानून को पास कर दिया है? तो और क्या है राकेश जी? तो कैसे, मुझे बताइए ना, खुलकर बताइए कैसे है। देश की जब भी कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आ रहा हूं शाजिया, आधा मिनट डाउन करता है, सुनिए, उस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जुडिशरी भी गंभीरता से लेती है, उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को गंभीरता से लेती है, उसकी खामियों को सुधारती है और उसके बाद में वह एक्ट जो है लागू किया जाता है। अरे नहीं लोकेश भाई, मैं पूछ रहा हूं, मुझे सिंपल सा समझा दीजिए कि ये राजनीतिकरण कैसे है जब ये कानून देश की संसद से पास हो चुका है। तो देखिए, इसका लागू करना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कानून तो पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू किस ढंग से किया जाएगा? सरकार ने कहा एक पोर्टल बनाया जाएगा, एक पोर्टल के द्वारा अरे ये सब बात की बातें हैं, लागू कैसे होगा नहीं होगा, क्या आपके सुझाव है वो आपको देना चाहिए। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये राजनीतिकरण कैसे है चुनाव के पहले। देखिए, प्रोसीजर भी बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है कानून का। आप समझ लीजिए, एक एक्ट पास हो जाने के बाद में उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी कंसीडर किया जाता है। मैं पूछ रहा हूं लोकेश भाई, ये राजनीतिकरण कैसे है कि 9 बार एक्सटेंशन लिया गया? फिर वही बात है। चलिए शाजिया आप रिप्लाई करिए। ये 9 बार पर अटके हुए हैं, आप रिप्लाई करिए। गाइडलाइंस लेकर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये राजनीति। जी मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब जानते हैं और जानबूझ से एक स्वांग रच रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ऐसा मुमकिन है कि खुद ही कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। सब जानते हैं कि देश में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दोनों हाउसेस से इसको कानून बनाया गया है। बल्कि कहा जा रहा था बार बार, ऐसा क्या है कि कानून नहीं ला रही है, ऐसा क्या है जब कानून पारित हो गया है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। और अब जब नोटिफिकेशन दिया जा रहा है तो दुनिया भर की बातें हैं कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। आप उसे पढ़ लीजिए, एक बार मैं दोनों को चैलेंज करती हूँ, आप पढ़ लीजिए जो बात महात्मा गांधी ने कही थी, जो बात सरदार पटेल जी ने कही थी कि हमारे जो ऐसे भाई हैं, नहीं आप
जी कानून पढ़ लीजिए ना, नोटिफिकेशन पर तो आ ही जाएगा। कानून पढ़ लीजिए, बना हुआ है पूरा कानून, सबको पता है इस कानून में क्या है। और सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए, आपके बाद में नहीं बोल रही थी मैं। आप चुप रहिए भाई साहब, जैसे अभी। अरे मैं कैसे लगातार ही बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए लगातार कोई भाई साहब हैं जो लगातार बोल रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं उसके बाद बोल लीजिए। तो आप देखिए उसे बाकायदा जब लिखा गया है, और ऐसा नहीं है कि और देशों में अगर मुसलमानों के साथ, और ऐसा होता है कि वहां पे भी प्रताड़ना होती है जो लिबरल मुसलमान हैं, तो उनको भी लाया गया। 500 से ज्यादा मुसलमान आए हैं, लेकिन ये खास तौर से धार्मिक आधार पर सिर्फ जिनके साथ प्रताड़ना होती है, मारपीट होती है, जबरदस्ती होती है, बलात्कार होता है, और उनको जुल्म होता है उनके साथ, कम से कम वो अपने देश भारत देश तो आ सकते हैं। और ये और ये सिखों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है, ठीक है, और ये हिंदुओं के लिए भी है। ठीक है शाजिया।